नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट दी हुई है और ए और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं जिनकी बैलेंस शीट दी गई है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10, 10 रुपये वाले इक्विटी अंश हैं, समता अंश हैं। जो पूंजी है ए लिमिटेड की है 10 लाख रुपए की और बी लिमिटेड की है 4 लाख रुपए की। जनरल रिजर्व ए लिमिटेड में नहीं दिए गए और बी लिमिटेड के जनरल रिजर्व हैं 1 लाख रुपए के। ये जो बैलेंसेज हैं ये है 31 मार्च 2018 के, जो वर्ष के अंत के बैलेंसेज दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ए लिमिटेड का 1,40,000 का और बी लिमिटेड का 30,000 का। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ए लिमिटेड की है 1,30,000 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,95,000 के ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के हैं 1,50,000 के। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1,75,000 की ए लिमिटेड की और 1,25,000 की बी लिमिटेड की है। प्लांट एंड मशीनरी 3,50,000 और 1,95,000 की। फर्नीचर है 60,000 और 25,000 के। 36,000 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में 36,000 बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। बी लिमिटेड से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है ए लिमिटेड ने। इसका मतलब ए लिमिटेड जो है सूत्रधारी कंपनी है और बी लिमिटेड सहायक कंपनी है। बी लिमिटेड के पास कुल जो अंश हैं वो हैं 40,000। 4 लाख रुपए की अंश पूंजी है और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 40,000 शेयर हैं 10 रुपये वाले। तो 40,000 में से 36,000 इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड ने खरीद रखे हैं। इसका मतलब 90% हिस्सा ए लिमिटेड ने जो है बी लिमिटेड का खरीद रखा है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए का और 1,35,000 का। ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की संपत्तियों में एसेट साइड में दिखाया गया है कि ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड 35,000 रुपये, यानी कि बी लिमिटेड से 35,000 रुपये मांगता है ए लिमिटेड। तो ये एसेट साइड में दिखाया गया है। इसका मतलब बी लिमिटेड के लायबिलिटी साइड में इस 1.5 लाख रुपए में ये 35,000 रुपये सम्मिलित है। इन 1.5 लाख रुपए जो देने हैं लोगों को, क्रेडिटर्स को जो चुकाने हैं बी लिमिटेड को, इस 1.5 लाख में 35,000 ये भी सम्मिलित हैं। डेटर्स 2,50,000 और 1,55,000 के। कैश है 5,000 का और 45,000 का। तो ये बैलेंस शीट दी गई है वर्ष के अंत की ए और बी लिमिटेड की। अन्य सूचनाओं में लिखा है कि ए लिमिटेड द्वारा बी लिमिटेड के अंश 1/4/2017 को खरीदे गए। तो वर्ष के प्रारंभ में ही अंश खरीद लिए गए हैं और उस दिन बी लिमिटेड का संचय, तो जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। उस दिन बी लिमिटेड का संचय 25,000 रुपये का, यानी जनरल रिजर्व 1/4/2017 का है 25,000 का। और लाभ हानि का धनात्मक शेष, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस था 1/4/2017 को, वो था 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये के लाभ थे 1/4/2017 को वर्ष के प्रारंभ में। आगे दिया गया है मशीन का 1/4/2017 को मूल्य 2,25,000 रुपये था। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें जो बी लिमिटेड की मशीन, ये बी लिमिटेड के संबंध में दिया गया है, क्योंकि जब अंश खरीदे गए हैं सहायक कंपनी में, तो सहायक कंपनी की संपत्तियों का, बी लिमिटेड की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया होगा। तो मशीन का 1/4/2017 को जो मूल्य था, पुस्तक मूल्य था, वो 2,25,000 था, जिसे 2,70,000 पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। तथा फर्नीचर जो 30,000 रुपये का था, 18,000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। तो मशीन के पुनर्मूल्यांकन से तो लाभ हुआ है। 2,25,000 रुपये की मशीन थी जिसको 2,70,000 में पुनर्मूल्यांकित किया गया, तो प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन पे। और फर्नीचर के रीवैल्यूएशन से लॉस हुआ है। 30,000 का फर्नीचर था, रीवैल्यूएशन किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो 18,000 रुपये उसका मूल्य ज्ञात हुआ, तो इस पर लॉस हुआ है। नए मूल्य पुस्तकों में समाविष्ट नहीं किए गए। जो ये नए मूल्य है, जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य है, उनको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है। अभी जो पुस्तकों में जो मूल्य दिखाए गए हैं मशीनरी और फर्नीचर के, वो पुराने मूल्यों के आधार पर 2,25,000 और 30,000 के आधार पर ही डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाए गए हैं इन संपत्तियों के। बी लिमिटेड के स्टॉक में 70,000 का माल ए लिमिटेड से लागत में 25% लाभ के साथ क्रय किया हुआ शामिल है। तो बी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड से माल खरीदता है
और बी लिमिटेड के स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है बी लिमिटेड का 1,35,000, उसमें 70,000 रुपये का माल ऐसा है जो ए लिमिटेड से खरीदा हुआ है और ए लिमिटेड उस माल में लागत में 25% लाभ जोड़कर बेचता है बी लिमिटेड को। तो 70,000 रुपये के जो स्टॉक 70,000 रुपये विक्रय मूल्य का जो स्टॉक पड़ा है बी लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में, उसमें लाभ भी जुड़ा हुआ है और लाभ जो है वो लागत का 25% जुड़ा हुआ है। तो हमको जो नया वसूल हुआ लाभ, क्योंकि ये माल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बेचा, ए लिमिटेड ने अपने लाभों में जो लाभ उस पर कमाया था, जो वसूल किया था, जो लाभ जोड़ा था, वो उसने अपने लाभों में शामिल कर लिया, लेकिन ये माल अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पड़ा है। तो इस क्लोजिंग स्टॉक में जो नया वसूल हुआ लाभ है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा और ए लिमिटेड के लाभों में से घटाना पड़ेगा। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम जो है नेटवर्थ निकालेंगे बी लिमिटेड की, सहायक कंपनी की। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड। तो नेटवर्थ ज्ञात करने के लिए पहले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए की। इसमें ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बी लिमिटेड का संचय 25,000 का था 1/4/2017 को, और लाभ हानि खाते का ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1/4/2017 को। लाभ हानि खाते का धनात्मक शेष था, यानी कि लाभ थे 5,000 रुपये के ओपनिंग बैलेंस। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी यहाँ पर लेते हैं, लेकिन जो अंश खरीदे हैं वो अंश खरीदे हैं 1/4/2017 को, तो वर्ष के प्रारंभ में ही खरीद लिए, तो इस वर्ष का जो लाभ है वो पूरा का पूरा लाभ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है इस क्वेश्चन में। और संपत्तियों के मूल्यांकन से, पुनर्मूल्यांकन से अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ मशीन के पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ है, पुनर्मूल्यांकन लाभ हुआ है 2,25,000 की मशीन का मूल्य था और पुनर्मूल्यांकन किया गया तो 2,70,000, यानी कि 45,000 रुपये लाभ हुआ है। 2,70,000 माइनस 2,25,000, तो 45,000 का रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है, जिसको ऐड कर देंगे। तो इन सबको अगर ऐड करें, इन सबको ऐड करने पर आता है 4,25,000 और 5,000 4,30,000 और 4,30,000 और 45,000 4,75,000। और इसमें से घटा देते हैं, अगर लाभ हानि खाते का ऋणात्मक शेष होता, यानी कि लॉस होता, ओपनिंग बैलेंस होता लॉस, तो उसको हम घटा देते। और अगर प्री एक्विजिशन लॉस होता तो भी उसको घटाते। तो इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दिया गया है। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अगर हानि हुई है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है, तो वो हम घटाते हैं। तो जो फर्नीचर है, फर्नीचर के पुनर्मूल्यांकन पर हानि हुई है, 30,000 का फर्नीचर था, पुनर्मूल्यांकन किया गया तो 18,000 का पुनर्मूल्यांकन मूल्य ज्ञात किया गया, तो लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर 30,000 का मूल्य था और पुनर्मूल्यांकित मूल्य 18,000, यानी कि 12,000 का लॉस हुआ है। तो नेटवर्थ है 4,63,000 रुपये की। तो बी लिमिटेड की नेटवर्थ अंश खरीदने की तिथि को, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को है 4,63,000 रुपये की। तो इसको एक बार मिटा देते हैं, और जो नेटवर्थ है बी लिमिटेड की हमने ज्ञात कर ली 4,63,000 रुपये की। तो नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड हमने कैलकुलेट की है 4,63,000 रुपये की। अब नेटवर्थ हमने ज्ञात कर ली, और इस नेटवर्थ में 90% हिस्सा प्राप्त किया है ए लिमिटेड ने। तो ए लिमिटेड ने इस नेटवर्थ में 90% हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पेमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो ज़्यादा किया है या कम किया है, उसके आधार पर हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और
कैपिटल रिजर्व, शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 4,63,000 की नेटवर्थ है, जिसमें 90% हिस्सा है, क्योंकि 36,000 शेयर खरीदे हैं और टोटल शेयर्स हैं बी लिमिटेड के 40,000। तो 40,000 में से 36,000 खरीदे हैं, इसका मतलब 90% अंश खरीदे हैं, तो 90% हिस्सा खरीदा है। तो 4,63,000 का 90% है 4,16,700। तो 4,16,700 नेटवर्थ में हिस्सा प्राप्त किया और इसके लिए जो पेमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट की लागत आई है, वो लागत है 36,000 शेयर खरीदने की लागत दी गई है 3,90,000 रुपये। तो 3,90,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4,16,700 की नेटवर्थ पर अधिकार जमा लिया। इसका मतलब कि कम पेमेंट किया है, तो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेटवर्थ के हिस्से से कम है तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है, और अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है नेटवर्थ के हिस्से से तो वो गुडविल कहलाती है। तो यहाँ पर 26,700 का कैपिटल रिजर्व है। इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व जो हमने ज्ञात की है 26,700 की। तो पहले हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन की और नेटवर्थ की कैलकुलेशन के आधार पर हमने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट की है 26,700 रुपये की। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ले लेंगे। 31/3/2018 का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,40,000 रुपये का। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हम शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इससे पहले पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा ज्ञात करने से पहले एक एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट ये है कि जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा अन्य सूचनाओं में, उसमें लिखा है कि बी लिमिटेड के स्टॉक में 70,000 रुपये का माल ए लिमिटेड से खरीदा हुआ अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। तो इसके लिए हमने बात की थी कि ये 70,000 रुपये का माल ए ने बेचा और इस पर जो लाभ कमाया वो इसके लाभों में जुड़ा हुआ है, ए लिमिटेड के लाभों में 1,40,000 में। लेकिन ये माल अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है, यानी कि इस पर जो लाभ जोड़ा था इस माल में वो लाभ अभी तक वसूल नहीं हुआ है। तो ए लिमिटेड के लाभों में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पहले घटाएंगे और ए लिमिटेड के वास्तविक लाभ ज्ञात करेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड। 70,000 रुपये का माल बेचा है, लागत में 25% लाभ जोड़कर। अगर लागत 100 रुपये है और 25% लाभ अगर जोड़ा जाता है तो 100 का 25% 25 रुपये, तो विक्रय मूल्य है 125 रुपये के बराबर। तो 70,000 रुपये विक्रय मूल्य है 125 रुपये के बराबर, तो 25 रुपये लाभ कमाया जाता है। तो कितना लाभ कमाया गया होगा इस पर? 70,000 में 125 का भाग लगाकर 25 से गुणा कर देंगे तो आ रहा है 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये इस माल पर लाभ कमाया गया होगा, जो कि अभी तक वसूल नहीं हुआ, जो इस 1,40,000 में सम्मिलित किया हुआ है। तो 1,40,000 में से 1,40,000 में से 14,000 हम माइनस कर देंगे। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट हुए हैं, जो वास्तविक जो लाभ वसूल हुए हैं ए लिमिटेड को, वो हैं 1,26,000 के। और अब इस 1,26,000 में हम ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ
बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड को कितने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुए? 1/4/2017 को ही शेयर खरीद लिए गए थे, इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हुए हैं 1/4/2017 के बाद इस वर्ष में बी लिमिटेड को, वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे, ज्ञात करेंगे कि कितने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुए। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ बी लिमिटेड। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/2018 का जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 30,000 रुपये का बैलेंस। इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे। P&L अकाउंट जो 1/4/2017 को जो बैलेंस दिखा रहा था 5,000 रुपये का, वो हम घटा देंगे। वर्ष के अंत में 30,000 रुपये का बैलेंस दिखाया जा रहा है और शुरुआत में 5,000 का बैलेंस था। इसका मतलब साल के दौरान 25,000 रुपये के लाभ हुए। अब अगर जनरल रिजर्व को देखें बी लिमिटेड के, तो बी लिमिटेड के जनरल रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है। बी लिमिटेड के जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 25,000 रुपये का, जबकि क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2018 को है 1 लाख रुपए का। तो जनरल रिजर्व में 75,000 रुपये की बढ़ोतरी है। और ये 75,000 रुपये कहाँ से आए? ये 75,000 रुपये जो लाभ कमाए गए हैं वर्ष के दौरान, उनमें से ही ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसका मतलब 25,000 रुपये तो लाभ हानि खाते में बैलेंस के रूप में दिखाए गए हैं और बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं लाभ हानि खाते का बैलेंस, और 75,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो 75,000 रुपये जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए हैं इस वर्ष, वो भी लाभ कमाए गए थे, तो उनको ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए का और ओपनिंग बैलेंस 25,000 का। तो 75,000 रुपये की जनरल रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, जो कि लाभों से ही हस्तांतरित किए गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो 1 लाख रुपए का लाभ वर्ष के दौरान कमाया गया, जिसमें से 25,000 रुपये 1 लाख रुपये कमाया गया, जिसमें से 75,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए गए और 25,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं, ओपनिंग बैलेंस 5,000 को शामिल करके 30,000 रुपये के रूप में। तो वर्ष के दौरान जो लाभ कमाया गया, जो कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, वो है 1 लाख रुपये का। अब इस 1 लाख रुपए के जो लाभ हमने ज्ञात किए हैं, उसमें भी हमको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के संबंध में। जो दूसरा पॉइंट है, उस दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मशीन का पुनर्मूल्यांकन किया गया और फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन किया गया। और जो पुनर्मूल्यांकन से जो संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी हुई है, इसको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया। तो जब पुस्तकों में इसको नहीं दिखाया गया है, तो जो संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हुई, जिस वजह से डेप्रिसिएशन में भी बढ़ोतरी होनी थी, वो डेप्रिसिएशन में जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया जाना था, उस पर वो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया गया है लाभों में से। और संपत्ति के मूल्य में अगर कमी हुई है, तो संपत्ति के मूल्य में कमी होने की वजह से जो मूल्य ह्रास में कमी हुई है, डेप्रिसिएशन में कमी हुई है, उसको भी हमने लाभों में एडजस्ट नहीं किया है। इस वजह से ये जो 1 लाख रुपए के लाभ है, ये करेक्ट नहीं है। हमको जो पुनर्मूल्यांकन करने की वजह से जो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या कमी हुई है, उससे जो मूल्य ह्रास पे जो असर पड़ा है, उसका एडजस्टमेंट हमको लाभों में करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए के लाभ हमने ज्ञात कर लिए हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं, और अभी तक जो हमने कैलकुलेशन करने के बाद 1 लाख रुपए ज्ञात किए हैं, इसके नीचे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने कैलकुलेशन कर ली थी 1 लाख रुपए की, जो 1 लाख रुपए के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आए थे, और इसके बाद हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। अगर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो मूल्य ह्रास में भी वृद्धि हुई होगी, और जिसको पुस्तकों में समाविष्ट नहीं किया गया है, तो अब हमको इनको पुस्तकों में लाना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन ड्यू टू revaluation
ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन के मूल्य में वृद्धि हुई है रिवैल्यूएशन की वजह से, इसलिए मशीन के डेप्रिसिएशन में वृद्धि हो गई होगी। तो मशीन का मूल्य था 2,25,000 का और पुनर्मूल्यांकन किया गया तो ज्ञात हुआ 2,70,000 रुपये का, यानी कि मशीन के मूल्य में 45,000 रुपये की वृद्धि हुई है। तो 45,000 रुपये की मशीन के मूल्य में वृद्धि होने के कारण इस पर मूल्यह्रास भी 45,000 पर एक्स्ट्रा लगाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया गया वर्ष के दौरान, क्योंकि इसको पुस्तकों में समाविष्ट नहीं किया गया था। अब मशीन पर मूल्यह्रास की दर क्या है, ये हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो अगर हम बैलेंस शीट देखें तो ओपनिंग बैलेंस हमको बताया जा रहा है कि 2,25,000 रुपये की मशीन थी 1/4/2017 को, और पुनर्मूल्यांकन को ध्यान में नहीं रखा गया है, अभी तक पुस्तकों में इसको समाविष्ट नहीं किया गया है। तो 2,25,000 रुपये की मशीन प्लांट एंड मशीनरी थी, और वर्ष के अंत में प्लांट एंड मशीनरी दिखाई गई है 1,95,000 की, यानी कि वर्ष के दौरान 30,000 रुपये का मूल्यह्रास लगा दिया गया है। 2,25,000 की थी मशीन और 1,95,000 की दिखाई गई है, अंतर है 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का मूल्यह्रास वर्ष के दौरान लगाया गया है। तो अगर 2,25,000 पर 30,000 रुपये का मूल्यह्रास लगाया जाए, 30,000 रुपये का मूल्यह्रास लगाया जाता है 2,25,000 पर, तो इससे हमको जो है मूल्यह्रास की डेप्रिसिएशन की रेट पता चल जाएगी। तो 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया गया 2,25,000 पर, तो जो पुनर्मूल्यांकन के कारण जो 45,000 की बढ़ोतरी हुई है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगता। तो इसको अगर 45,000 से हम गुणा कर दें तो 45,000 पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वर्ष के दौरान जो बढ़ोतरी हुई है पुनर्मूल्यांकन कारण, उस पर जो है 45,000 पर डेप्रिसिएशन ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जाता 2,25,000 रुपये पर, तो जो बढ़ोतरी हुई है 45,000 की, 2,25,000 से 2,70,000 जो मूल्य हो चुका है, तो बढ़ोतरी हुई है, तो उस 45,000 पे अतिरिक्त कितना डेप्रिसिएशन लगता साल भर के दौरान, वो हमको घटाना पड़ेगा बी लिमिटेड के लाभों में से। तो 30,000 बटे 2,25,000, तो 30,000 बटे 2,25,000 इंटू 45,000, तो ये आ रहा है 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये का अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए था वर्ष के दौरान, जो कि नहीं लगाया गया। तो अब हम बी लिमिटेड के लाभों में से 6,000 रुपये कम कर देंगे, पुनर्मूल्यांकन कारण मूल्यह्रास में भी बढ़ोतरी हुई है, तो ये आता है 94,000 रुपये। तो जो मशीन के मूल्य में बढ़ोतरी हुई इस वजह से 6,000 रुपये का अतिरिक्त डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो करेक्ट प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 94,000 के। अब हमको एक एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा इस 94,000 के नीचे ही, यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण इसको मैं मिटा रहा हूँ, और इस 94,000 रुपये के नीचे यहाँ जो 94,000 रुपये हमने ज्ञात किए हैं, इसके नीचे एक एडजस्टमेंट और करेंगे हम। एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे कि जो पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी हुई है, इस वजह से मूल्यह्रास में भी कमी होनी चाहिए थी, तो वो जो मूल्यह्रास में कमी हुई है वो हम लाभों में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे डिक्रीज इन depreciation due to decrease in value of furniture। तो फर्नीचर के मूल्य में 12,000 रुपये की कमी हुई है, तो 12,000 पर जितना डेप्रिसिएशन लगता उतना डेप्रिसिएशन अब कम करना है। तो जो डेप्रिसिएशन की रेट है फर्नीचर पर वो हमको नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमको पता चल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस जो फर्नीचर का दिखाया गया है वो है 30,000 रुपये का दिया हुआ है। 1/4/2017 को 30,000 रुपये का फर्नीचर था, और बैलेंस शीट में दिखाया गया है वर्ष के अंत में फर्नीचर बी लिमिटेड के एसेट साइड में 25,000 रुपये का, यानी कि वर्ष के दौरान 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अगर 30,000 पर लगाया जाता है तो 12,000 रुपये जो मूल्य में कमी हुई है उस पर कितना डिप्रिसिएशन कम लगता। तो 5,000 बटा 30,000 इंटू 12,000 अगर करें तो ये आ रहा है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन अगर इनको पुस्तकों में समाविष्ट कर लिया जाता पुनर्मूल्यांकित मूल्यों को, तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन कम लगता, जिससे लाभों में वृद्धि हो जाती। तो इसको हम एडजस्टमेंट इसका करेंगे और लाभों में इसको ऐड करेंगे, तो लाभ आते हैं 96,000 रुपये के। 94,000 में 2,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो करेक्ट प्रॉफिट है एडजस्टमेंट करने के बाद में बी लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो आ रहे हैं 96,000 रुपये के। इसको मिटा देंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है बी लिमिटेड का 96,000 रुपये का, और 96,000 रुपये के प्रॉफिट में हिस्सा है 90%,
क्योंकि 90% शेयर खरीद रखे हैं। तो 96,000 का 90% है 86,400 रुपये। तो इस प्रकार से जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आता है 1,26,000 और 86,400, 2,12,400 रुपये। अब इसके बाद हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि 90% शेयर्स तो ए लिमिटेड ने खरीद रखे हैं, बाकी 10% शेयर बाह्य अंशधारियों ने खरीद रखे हैं, जो कि अल्पमत अंशधारी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड आ रहे हैं 2,12,400 रुपये के। अब हम ज्ञात करेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट में हम देखेंगे कि नेटवर्थ में इनका कितना हिस्सा है। शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ये नेटवर्थ हमने ज्ञात की थी 4,63,000 और 4,63,000 में 10% हिस्सा इनका है, तो 46,300 रुपये का हिस्सा इनका है। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी इनका 10% हिस्सा है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए थे 96,000 के, जिसमें 10% हिस्सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है 9,600 का। अगर इनका टोटल किया जाए तो ये आता है 55,900 रुपये। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है 55,900 रुपये का। 55,900 रुपये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है। अब हम इन सूचनाओं के आधार पर बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहले लायबिलिटी साइड बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल हम ए लिमिटेड के ही दिखाएंगे। बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल हमने नेटवर्थ में शामिल कर ली थी, इसलिए बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी 10 लाख रुपए की। और जनरल रिजर्व ए लिमिटेड के दिए गए नहीं है, और बी लिमिटेड के जनरल रिजर्व हमने नेटवर्थ में शामिल कर लिए थे, इसलिए जनरल रिजर्व नहीं दिखाए जाएंगे। और दिखाया जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ए लिमिटेड का हमने ज्ञात किया था 2,12,400 का। कैपिटल रिजर्व ज्ञात हुआ था, कैपिटल रिजर्व 26,700 का हमने ज्ञात किया था। और इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट दिखा दिया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट 55,900 रुपये का। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ए लिमिटेड की अंश पूंजी पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिया गया है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,30,000 रुपये का। सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल दिखाया जाएगा दोनों कंपनियों का। 1,95,000 है ए लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,95,000 के हैं ए लिमिटेड के, और 1,50,000 के हैं बी लिमिटेड के। लेकिन क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर देखें तो ए लिमिटेड के एसेट्स में दिया हुआ है ड्यू फ्रॉम बी लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड में 35,000 रुपये ए लिमिटेड मांगता है। तो ये 35,000 रुपये बी लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखाए गए हैं। तो ये जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है इनको हटा दिया जाएगा। तो 1,50,000 में से ये 35,000 जो ए लिमिटेड को बी लिमिटेड द्वारा चुकाने हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो 1,95,000 ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं और बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं 1,50,000 माइनस 35,000 1,15,000। तो 1,15,000 प्लस 1,95,000 3,10,000 के इनका टोटल कर देंगे। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा 3,10,000, 1,30,000, 55,900, 26,700, 2,12,400 और 10 लाख।
लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 17,35,000। अब हम एसेट साइड बनाएंगे। एसेट साइड का टोटल देखेंगे। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का टोटल कर लिया जाएगा 1,75,000 और 1,25,000, 3 लाख रुपए। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में ए लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी है 3,50,000 की और बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000 रुपये की है। लेकिन 2,70,000 रुपये की जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य था वो लेना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस था 2,70,000 का जब मशीनरी को पुनर्मूल्यांकित किया गया और फिर इस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगा दिया गया। तो डेप्रिसिएशन लगाया गया है, उसकी रेट हमको नहीं दी गई है। तो 2,25,000 रुपये की मशीनरी अगर घटकर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में वर्ष के अंत में 1,95,000 की रह जाती है तो 2,70,000 की मशीनरी कितने की हो जाएगी, इस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 1,95,000 अगर मूल्य रह जाता है 2,25,000 में से तो 2,70,000 का मूल्य क्या हो जाएगा वो हम फिर ऐड कर देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड की है 3,50,000 की और बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी होगी, अगर 1,95,000 रह जाता है 2,25,000 में से तो 2,70,000 की मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, यह आता है 2,34,000। तो 2,34,000 रुपये जो है इसकी वैल्यू रह जाएगी। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसकी कैलकुलेशन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इन सबको अब मिटा देते हैं। ऊपर जो हमने जो अमाउंट निकाले थे, देखिए ओपनिंग बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी का, बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी का 2,70,000, लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की रेट हमको नहीं दी गई है तो हम ये देखेंगे कि 2,25,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 2,70,000 का तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य था, लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगाया गया एक्चुअली वो लगाया गया है बैलेंस शीट में 2,25,000 पर, जो बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन में दी गई है। तो 2,25,000 पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में 1,95,000 मूल्य बचता है, यानी कि 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया है 2,25,000 पर, तो 2,70,000 पर कितना लगाया जाता है, तो 30,000 बट्टा 2,25,000 इंटू 2,70,000 अगर किया जाए तो यह आता है 36,000 रुपये। तो 36,000 का डेप्रिसिएशन साल भर के दौरान 2,70,000 पे लगाया जाता, तो मूल्य बचता वर्ष के अंत में प्लांट एंड मशीनरी का, बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी का 2,34,000 रुपये, और वही 2,34,000 रुपये हमने यहाँ लिया है। तो जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है उस हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे 2,34,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य। तो प्लांट एंड मशीनरी का टोटल आ जाएगा 3,50,000 प्लस 2,34,000, 5,84,000। अब है फर्नीचर। फर्नीचर में 60,000 का फर्नीचर था, 60,000 का फर्नीचर दिया हुआ है ए लिमिटेड का क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया फर्नीचर का 25,000 रुपये बी लिमिटेड का। लेकिन अब फर्नीचर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्नीचर का पुनर्मूल्यांकन कर लिया गया। तो फर्नीचर जो है ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का था 18,000 रुपये, 30,000 रुपये था, लेकिन जब पुनर्मूल्यांकन किया तो 18,000 मूल्य ज्ञात हुआ, तो हमको 18,000 रुपये ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 18,000 रुपये मूल्य के आधार पर ही जो है बैलेंस दिखाना होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। और फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया जाता, अगर 30,000 रुपये का फर्नीचर जो ओपनिंग बैलेंस था उसको पुस्तकों में दिखाया जा रहा है 25,000 रुपये पर, यानी कि 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है 30,000 पर, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है 30,000 पर, तो 18,000 पर कितना लगाया जाता।
रेट हमको नहीं दी गई है, इसलिए हम अंतर के आधार पर ज्ञात कर रहे हैं कि 30,000 ओपनिंग बैलेंस था 1/4/2017 का और क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है 25,000 का, यानी कि 5,000 रुपये वर्ष भर में डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो 5,000 रुपये वर्ष भर में 30,000 पर डेप्रिसिएशन लगाया गया, तो 5,000 बटा 30,000 तो 18,000 पर वर्ष भर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया जाता, ये आ रहा है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया जाता और जो बैलेंस शीट में जो वर्ष के अंत में बैलेंस दिखाया जाना चाहिए वो दिखाया जाना चाहिए 15,000 रुपये का पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। तो ये आता है 60,000 प्लस 15,000 75,000 रुपये फर्नीचर दिखाया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, बी लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो नहीं दिखाया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है ए लिमिटेड का और 1,35,000 का है बी लिमिटेड का, लेकिन 1,35,000 में 14,000 रुपये नया वसूल हुआ लाभ जो हमने ज्ञात किया था। जो माल ए लिमिटेड से खरीदा हुआ है अभी तक पड़ा है और उसमें 14,000 रुपये का लाभ जुड़ा हुआ है, वो 14,000 रुपये हम घटा देंगे। तो 1,35,000 में से 14,000 माइनस करेंगे 1,21,000 और इसमें 2 लाख रुपए ऐड करेंगे तो 3,21,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ड्यू फ्रॉम बी में ये पैसे मांग रहा है ए लिमिटेड, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन होने की वजह से ये नहीं दिखाया जाएगा, तो ए लिमिटेड के एसेट्स में ये नहीं दिखाया जाएगा और ये 35,000 रुपये बी लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स में से हमने कम किए थे जब हमने लायबिलिटी साइड बनाई थी। डेटर्स का टोटल करके दिखा दिया जाएगा दोनों का। डेटर्स है 2,50,000 प्लस 1,55,000, 4,05,000 के डेटर्स दिखाए जाएंगे और कैश दिखाया जाएगा 50,000 का, दोनों का टोटल 5,000 और 45,000। इस प्रकार से इन सब का टोटल कर दिया जाएगा 3 लाख और 5,84,000, 8,84,000 प्लस 75,000 प्लस 3,21,000, फिर है 4,05,000 और 50,000। तो इस प्रकार से एसेट साइड का टोटल आ रहा है 17,35,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल भी था 17,35,000। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ये एकीकृत चिट्ठा बनाया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।